नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत आपका आपके YouTube चैनल GS विद रवि सर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास में लास्ट क्लास में पढ़ा था दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में हमने देखा था कि सबसे पहले गुलाम वंश और उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश था। तो उसी क्रम में इस वीडियो में हम एक वंश को पूरा डिटेल से लास्ट तक कवर करेंगे। तो उसी क्रम में जो सबसे पहला वंश है वो है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की यदि हम लोग बात करें तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला और इसको हमने निकालने का आपको एक तरीका बताया था, शायद सबको नंबर याद हो, 90, 20, 14, 51, 26, जिससे आप पूरे दिल्ली सल्तनत के सारे वंशों का कालखंड निकाल सकते हैं। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं और गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। जैसे कि मोहम्मद गौरी की 1206 में जब मौत हो जाती है, उसके बाद वास्तविक सत्ता ऐबक के हाथ में आ जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो ये तुर्क जाति का था, तुर्कमेनिस्तान का था, यानी तुर्क जाति का था और ये लाखों का दान करने वाला था। इसे इसलिए लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रतिदिन कुरान पढ़ता था, इसलिए इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। ये हाथियों का भी दान करता था, इसलिए इसे पील बख्श के नाम से जाना जाता है। और इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। ऐबक का जो धार्मिक गुरु था, धार्मिक संत थे, उनका नाम था बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी के रहने के लिए राजस्थान के अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय को गौरी ने कन्वर्ट करवा दिया था 2.5 दिन के झोपड़े में। तो आपको पता होना चाहिए कि बख्तियार काकी इसी झोपड़े में रहे, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा, कुछ किताबों में इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, लिखा हुआ मिलेगा। और इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हीं की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा ही दयालु प्रवृत्ति का था, बहुत ही अच्छा शासक माना जाता है अपने काल का। लेकिन इसका एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें आग लगवा दी थी, इस पर आक्रमण कर दिया था। तो इसमें जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे वह धीरे धीरे सभी नष्ट हो गए थे, सब जल गए थे। ऐबक के बारे में बात करें तो इसकी चौगान खेलते हुए, यानी कि पोलो या चौगान खेलते हुए मौत हो गई थी। चौगान हाथी पर बैठ के खेला जाता है, तो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, तो घोड़े से खेला जाता है, तो घोड़े से ही गिरकर इसकी मौत हो गई। यदि हम बात करें, इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा 1210 में, और ये ज़्यादा समय तक नहीं बैठा, सिर्फ 6.5 महीने तक इसका काल रहेगा। और आराम शाह को अपदस्थ करके ऐबक का ही एक गुलाम था जिसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये गद्दी पर बैठा 1210 में ही। और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना। ये इलवारी तुर्क था, यानी तुर्कमेनिस्तान में एक जाति थी इलवारी जाति, तो ये इलवारी जाति से बिलोंग करता था। इसने शमसी वंश की स्थापना की। इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और उसका गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहा था, वह 1210 में जब ऐबक की मौत हो गई तो ये कुतुब मीनार का कार्य अधूरा छूट गया। उसको पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। इसने पहली बार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के
वेतन के लिए इसने नगद जो भुगतान होता था उसको समाप्त करके इसने भूमि को आवंटित कर दिया, यानी कि अपने सैनिकों को भूमि देना प्रारंभ किया। और भूमि की जो छोटी इकाई सैनिकों और प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाती थी उसको इक्ता बोलते थे। अर्थात इसने इक्तेदारी प्रथा प्रारंभ की। इक्तेदारी प्रथा आयोग समझ में आ गया होगा। इक्तेदारी में क्या होता था कि सैनिकों को भूमि आवंटित की जाती थी, उनको सैलरी नहीं मिलती थी, तो उस भूमि पर जो भी फसल उपजाने के लिए वह राजा से स्वतंत्र होते थे, कोई भी फसल उगा सकते थे। तो इस प्रकार से इसने इक्तेदारी प्रथा चलाई। इसने अपनी पुत्री के याद में, इसकी पुत्री का नाम रजिया था, और इसने जो उस समय के सिक्के चलवाए उन सिक्कों पर अपनी पुत्री का नाम अंकित करवाया। इसके महत्वपूर्ण 2 सिक्के बहुत महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक तो टका और जीतल। टका चांदी का होता था, जीतल तांबे का होता था। इसके अलावा इसने दिल्ली में एक टकसाल भी बनवाई थी। टकसाल समझ रहे होंगे, टकसाल जहाँ पर सिक्के छपते हैं, यानी सिक्कों का जहाँ पर मुद्रण होता है उसे टकसाल बोलते हैं। इसने आने वाले समय में कि सुल्तान कौन बनेगा उसके लिए एक नई व्यवस्था बना दी, जिसे तुर्क-ए-चहलगानी या चालीसा दल के नाम से जाना जाता है। ये क्या था चालीसा दल? यानी कि आने वाला सुल्तान जो बनेगा उसको निर्धारित करने की जिम्मेदारी चालीसा दल के पास होगी। तो इस प्रकार से ये इल्तुतमिश ने एक नई व्यवस्था प्रारंभ कर दी, तुर्क-ए-चहलगानी। इसका एक पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद, और उसकी जब मौत हो गई, ये बड़ा पुत्र था, बड़ा योग्य था, इसके राजकाज के कार्यों में बड़ा मदद करता था। तो जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो उसी की याद में इसने सर्वप्रथम मकबरा बनवाया। तो इसीलिए इसे मकबरों का जनक कहा जाता है। अर्थात सबसे पहले मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की, जबकि ऐबक के समय राजधानी लाहौर में थी। यानी गौरी ने जब शासन करना प्रारंभ किया था उस समय राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश के समय राजधानी दिल्ली में थी। ये बड़ा न्यायप्रिय शासक था, इल्तुतमिश बड़ा न्यायप्रिय शासक था। इसने अपने महल के बाहर 2 हाथियों की बड़ी मूर्ति लगा रखी थी। उन हाथियों के गर्दन में एक घंटी लगा रखी थी, एक घंटी, और उसको नीचे कोई भी व्यक्ति, आम पब्लिक, उसको अगर घंटी को हिलाता था तो घंटी की आवाज़ अंदर महल में जाती थी। और उसी महल में जब वह आवाज़ जाती थी तो सुल्तान के जो दरबारी होते थे उनको ये जानकारी मिल जाती थी, किसी को न्याय चाहिए है, उस न्याय चाहिए है, तो वही दरबारी उस व्यक्ति को लाकर दरबार में सुल्तान के सामने पेश करते थे और पूछते थे क्या समस्या है। इस प्रकार से इल्तुतमिश बड़ा न्यायप्रिय शासक था। इसके बाद हम आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो इल्तुतमिश के पुत्रों में से ही था। इल्तुतमिश के जो नसीरुद्दीन महमूद था उससे छोटा ये था। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। लेकिन ये अयोग्य शासक था, ये अयोग्य शासक था। यहाँ पर ध्यान देना, इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है तो फिर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। वो क्यों? वो इसलिए उत्पन्न हो जाती है कि इल्तुतमिश के सभी कार्यों में पहले तो नसीरुद्दीन महमूद साथ देता था जो उसका बड़ा पुत्र था। इसके अलावा जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सभी राजनीतिक कार्यों में उसकी पुत्री रजिया हस्तक्षेप करती है। यानी कि रजिया जो है इल्तुतमिश के सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। तो रजिया बहुत कुशल और योग्य शासक के रूप में उभरने लगती है। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो फिर दिल्ली की गद्दी के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है। दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि
योग्य और कुशल व्यक्ति सुल्तान बने। तो योग्य और कुशल व्यक्ति कौन था? रजिया शासक बनाने का आह्वान किया, लेकिन रजिया शासक नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि इसने एक व्यवस्था बनाई थी, चालीसा दल। चालीसा दल जिसे चाहेगा वही शासक बनेगा, तो चालीसा दल ये स्वीकार नहीं। चालीसा दल अमीर तुर्कों का संगठन था, ये बात ध्यान रखना। जो तुर्क जो थे वह अमीर जो तुर्क थे उनका ये संगठन था। तो कभी भी हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या रही है हमारे समाज में कि हम लोग हमेशा पुरुष सत्ता को प्राथमिकता देते हैं। तो उन 40 दल का ये मानना था कि हम अपने ऊपर किसी महिला का शासन स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने रजिया को दरकिनार करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया। जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली का सुल्तान बना, ये अयोग्य था, ज़्यादा समय तक ये शासन को नहीं चला पाया और रजिया ने राज्य के अंदर विद्रोह करवा दिया और दिल्ली की जनता सड़कों पर आ गई। तो जब दिल्ली की जनता सड़कों पर आ गई, उसी विद्रोह को कहा जाता है लाल कुर्ती विद्रोह या लाल क्रांति। तो पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में लाल क्रांति किस सुल्तान के लिए हुई थी? तो लाल क्रांति किसके लिए जनता ने की थी? रजिया के लिए। तो रजिया जो थी, यहाँ पर एक नाम लिखा है शाह तुर्कान, इसका नाम बहुत ध्यान से समझना। ये शाह तुर्कान जो थी ये तुर्क अमीर थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि ये चालीसा दल की सदस्य थी और तीसरी बात ये कि ये दिल्ली सल्तनत में किसी भी सुल्तान को बनाने में इसकी अहम भूमिका थी। ये सभी राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये रुकनुद्दीन के सभी कार्यों में हस्तक्षेप करती थी और बड़ी क्रूर महिला थी। तो लाल क्रांति जब हुई तो लाल क्रांति में शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई और रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया गया। तो ये यहाँ पर लिखा है कि प्रथम महिला शासिका, यानी कि दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाली ये पहली महिला शासिका थी। इसका विवाह भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से हुआ था और यहाँ पर ध्यान देना कि इसका प्रेम जो था वो याकूत से था। याकूत मतलब ये अबसीनिया का रहने वाला था। अबसीनिया अफ्रीका का एक देश है, वहाँ का रहने वाला था। रजिया ने अपने पति को भटिंडा का सूबेदार बनाकर दिल्ली से भटिंडा भेज दिया और इसको याकूत को अश्वशाला का प्रधान बनाकर दिल्ली में बुला लिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि पति को सूबेदार बना दिया तो वो भटिंडा में होगा और प्रेमी याकूत को जब अश्वशाला का प्रधान बनाया तो वो दिल्ली में रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इनका प्रेम प्रसंग ठीक चलता रहा। इनके बारे में तमाम कहानियाँ आप लोगों ने किताबों में पढ़ रखी होंगी कि जब अल्तुनिया को इसके बारे में जानकारी मिलती है कि उस रजिया और याकूत का प्रेम प्रसंग चालू हो गया है तो फाइनली ये इन दोनों को बुलाता है भटिंडा और रास्ते में ही याकूत की हत्या कर देता है और रजिया स्वयं को रजिया को बंदी बना लेता है अल्तुनिया और अंत में आकर बंदी गृह में ही रजिया एक कूटनीति का प्रयोग करते हुए अल्तुनिया से प्रेम का वादा करती है, शादी करने का वादा करती है और पुनः शादी करती है और अल्तुनिया को लेकर दिल्ली चली आती है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब ये अल्तुनिया और रजिया वापस आ रहे थे दिल्ली की ओर, तब तक बहराम शाह जो था दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ये बहराम शाह कौन है? ये भी इल्तुतमिश का ही पुत्र था, यानी रजिया का ही भाई था। तो बहराम शाह दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है और दिल्ली की सल्तनत पर यह बैठता कैसे है? इसी चालीसा दल की मदद से। और चालीसा दल एक नया पद बनाता है जिसे नायब का पद कहते हैं और नायब के पद पर यतगीन नाम का शख्स विराजमान होता है। अब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं ये नायब का पद
ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का है। यानी कि वास्तविक शासक तो राष्ट्रपति है, लेकिन शक्तियां किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में। ठीक इसी प्रकार से ये जो नायब का पद था उस पर यतगीन बन गया, और सुल्तान कौन था? बहराम शाह, जो सारी शक्तियां नायब में थी। ये इन दोनों लोगों की 40 में ही हत्या कर देता है, यानी रजिया और अल्दुनिया की, और दिल्ली की गद्दी को बरकरार रखता है। इधर ध्यान रखना कि अलाउद्दीन मसूद शाह, ये रुकनुद्दीन फिरोज इसका पुत्र था, ये गद्दी पर बैठा 42-46 में। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े इसके अचीवमेंट नहीं है। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद का ध्यान रखना कि नसीरुद्दीन महमूद जो था वह शमसी वंश यानी इल्तुतमिश के परिवार का अंतिम शख्स था, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यहाँ पर ध्यान देना कि जब ये पद क्रिएट हुआ, नायब का पद, तो नायब का पद जब क्रिएट हुआ तो यहाँ पर एतगीन के बाद जलालुद्दीन, और उसके बाद एक तीसरा शख्स जो इस नायब के पद पर पहुँचता है वो व्यक्ति होता है बलबन। और ये बलबन कौन था? ये इल्तुतमिश का गुलाम था। यानी कि जब ये नायब का पद क्रिएट हुआ तो इस नायब के पद के समकक्ष बलबन सक्रिय हो गया, यानी बलबन का प्रभाव सुल्तान के राजनैतिक कार्यों में स्पष्ट समझ में आता है। तो बलबन जो था यहाँ पर 1942 के बाद राजनैतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा, यानी कि अलाउद्दीन मसूद शाह नाम मात्र के शासक थे, वास्तविक शक्तियाँ बलबन के ही हाथ में थीं। इधर नसीरुद्दीन महमूद की बात करें तो यही स्थिति यहाँ पर भी थी, और नसीरुद्दीन महमूद की भी सारी शक्तियाँ बलबन में ही निहित थी। तो बलबन बड़ी योग्यता और कुशलता के साथ सुल्तान ना रहते हुए भी सुल्तान के सभी राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करता रहा और अपना प्रभाव दिल्ली सल्तनत में बनाए रखा। यहीं पर हम यदि बात करें बलबन के बारे में, तो बलबन जो था बलबनी वंश से था, और ये 1266 यानी महमूद के बाद ये गद्दी पर बैठा। और ध्यान रखना, बलबन ने धीरे धीरे करके इल्तुतमिश के सभी परिवार के जितने भी सदस्य थे सभी की हत्या कर दी। और ध्यान देना कि धीरे धीरे अगर कोई तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा कर रहा है तो उसको धीरे धीरे हटा दिया जाता है। इतिहास में यही तो एक सबसे बड़ी बात है कि इतिहास हमको पढ़ना क्यों चाहिए। तो इतिहास हमें इसीलिए पढ़ना चाहिए, ये हमको राजनीति, ये हमको ज्योग्राफी, ये हमें कूटनीति, तमाम तरह की बातों को समझाता है, महसूस कराता है कि इतिहास में कैसे कैसे काम हुए और उन्हीं के माध्यम से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो गयासुद्दीन बलबन जब 1266 में बैठा गद्दी पर, ये इतवरी तुर्क था, यहाँ पर ये इलवरी तुर्क था, और इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। इसने दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दैवीय राजत्व क्या होता है? इसने कहा कि हमें खुदा ने भेजा है, हम खुदा के दूत हैं, और खुदा ने हमको इस चीज़ के लिए चुना है कि हम जनता की सेवा करें और जनता का उद्धार करें। ऐसा बलबन ने कहा। बलबन दिखने में कुरूप लगता था, और कुरूप की संज्ञा हम आपको कैसे बता दें? कुरूप की संज्ञा आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि जैसे कि कृषगेल। जी हाँ, तो यानी कि एकदम विशालकाय था, काला था, तो इसका लोग दरबार में सम्मान नहीं करते थे। जब ये बना तो इसने ये देखा, इसने ये महसूस किया कि ये जो चालीसा दल था ये बड़ा हस्तक्षेप किया इसने राजाओं को चुनने में। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बाद भी यही प्रक्रिया चालू हो, या हमारे साथ भी ये चालीसा दल कोई कूटनीति या षड्यंत्र बनाए। इसलिए जैसे ही गद्दी पर बैठा इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया।
जैसे ही 40वां दल को समाप्त कर दिया तो इसने ये अपनी समस्या दूर कर दी। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है नियाबत ए खुदाई, यानी ये स्वयं को खुदा का प्रतिनिधि बताता था कि हमें खुदा ने भेजा है जनता की सेवा के लिए। इसे जिल्ले इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इसने सजदा प्रथा चलाई, इसने पैबोस प्रथा चलाई। इस सजदा और पैबोस क्या है? सजदा में ये होता था कि इसका दरबार में कोई सम्मान नहीं करते थे, तो इसने फरमान जारी कर दिया कि कल से सभी लोग अपने कार्य तभी प्रारंभ करेंगे जब सुल्तान को आकर सर झुकाएंगे। तो सजदा प्रथा प्रारंभ कर दी। दूसरे दिन से दरबार में जो भी आए वह बलवंत दिखने में कुरूप लगता था, ईर्ष्या करते थे, जलन होती थी, तो लोग सजदा भी करने लगे। तो इस प्रकार से करने लगे, जैसे आपको किसी से गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है, तो सामने से जाके बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और यहीं पर उसको गुड मॉर्निंग बोलना भी है और घूम के बोलना गुड मॉर्निंग साहब, चले, है ना। तो वो क्या होगा कि उसका जितना आपने उसको सम्मान नहीं किया उससे ज़्यादा उसको अपमान फील होगा कि बताइए इसने ऐसा मेरे साथ किया। इस प्रकार से सजदा प्रथा इसने चलाई, लेकिन लोग सजदा में ये नया सलूशन ढूंढ लिया, गुड मॉर्निंग करने का तरीका ढूंढ लिया। अब इसको और बुरा लगा बलबन को। बलबन सोचने लगा कि अब ऐसा क्या किया जाए, तो बलबन ने एक नया फरमान जारी किया, पैबोस प्रथा। बलबन ने एक नया फरमान जारी किया, पैबोस प्रथा। ये पैबोस प्रथा क्या थी? इसमें अब कल से, यानी कि फरमान जारी होने के बाद कल से ही सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग दरबार में जब आएंगे तो सुल्तान के पहले पैर चूमेंगे, उसके बाद अपना अपना कार्य करेंगे। तो ये इस प्रकार से इसने पैबोस प्रथा चलाई। एक और इसकी प्रथा है नवरोज प्रथा। ये पारसी धर्म में नववर्ष की शुरुआत में मनाया जाने वाला एक त्योहार प्रारंभ किया इसने, नवरोज। इसके अलावा इसने वित्त विभाग का गठन किया। वित्त विभाग में इसने दीवान ए वित्त, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पर दीवान ए विजारत, ये वित्त विभाग का गठन किया। इसने दीवान ए आरिज, एक सैन्य विभाग का गठन किया। बलबन के समय जो गुप्तचर होते थे उसको बरीद कहते थे, यानी कि जो गुप्त विभाग का मुखिया होता था उसे बरीद कहा जाता था। इसके अलावा ये प्रसिद्ध कवि इसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन और अमीर खुसरो, ये दो इसके दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे। यदि हम बात करें गुलाम वंश का शक्तिशाली शासक अंतिम यही रहा। इसके अलावा दो शासक और हम किताबों में पढ़ने को मिलते हैं, एक तो कैकुबाद और कैकुबाद के बाद क्यूमर्स। तो ध्यान रखना, इसमें हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग नीचे नोट कर लेना कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद, कुछ किताबों में कैकुबाद के बाद क्यूमर्स को माना जाता है। तो अंतिम शासक क्यूमर्स है। अगर कहीं पर क्यूमर्स ना दिया हो और कैकुबाद दिया हो तब जवाब आपको कैकुबाद देना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे सभी लोग कि ये जो वीडियो बनी है आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि इस वीडियो से आपके परीक्षा में कुछ उपयोगी लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत आपका एडी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग